जो हमारा है कि प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखिए फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है ये उसके फार्मूले से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो उसके फार्मूले में कौन कौन सा फैक्टर लग रहा है उन्हीं फैक्टर पे वो क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो प्रेशर का फार्मूला हमने क्या देखा था अभी, P = F/A फैक्टर क्वांटिटी है। एरो लगा के देखें हम तो प्रेशर किस पे जा रहा है, फोर्स पे जा रहा है, एरिया पे जा रहा है। तो टू फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड यानी चेंज हो सकता है दोनों फैक्टर पे। कौन कौन सा, एक थ्रस्ट पे और दूसरा एरिया ऑफ कांटेक्ट, कितने एरिया में कांटेक्ट है उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो प्रेशर जो है दो फैक्टर डिपेंड करता है, एक थ्रस्ट पे एक एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। हाँ, तो यहाँ से देखिए तो प्रेशर इंक्रीज कब होगा, जब थ्रस्ट इंक्रीज होगा। ठीक, और प्रेशर डिक्रीज कब होगा, जब एरिया इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक, ये दो फैक्टर होंगे जिस पर प्रेशर डिपेंड करेगा। अब यहाँ से बुक आपके पास होगा, आप पढ़ेंगे, कुछ डिस्कस कर ले। हम कहते हैं कि जब एक आदमी वॉक करता है और जब एक आदमी खड़ा रहता है तो वॉक करने वाला आदमी ग्राउंड पे ज़्यादा प्रेशर देता है इन कंपेरिजन टू जो स्टैंडिंग पोजीशन में आदमी उससे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, यही प्रेशर है। जब आदमी वॉक करता है तो एक बार में वो एक ही पैर रखता है और दूसरा पैर वो जो है एयर में रखता है। एक बार में एक ही पैर ग्राउंड पे रखता है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड का उसके पैर के साथ क्या हो गया, कम हो गया। किसके अपेक्षा, उस खड़े वाले पोजीशन में आदमी के अपेक्षा। जब आदमी खड़ा होता है, स्टैंड होता है तो दोनों पैर ग्राउंड पे रखता है तो उस समय जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड का पैर के साथ वो ज़्यादा होता है इन कंपेरेबल टू वॉकिंग मैन जिनका एरिया ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के साथ कम होता है। तो जब एरिया ऑफ कांटेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा होता है यानी ए ज़्यादा होता है तो उस आदमी के द्वारा उस ग्राउंड के ऊपर एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो वॉकिंग वाला जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता है तो प्रेशर क्या ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर इस तरीके से देखें हम तो जितना मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर। इसीलिए जब एक कुली आप देखेंगे जब सामान सर पे उठाता है, बोझा उठाता है, वेट उठाता है कोई, तो सर के ऊपर एक जो है कुछ सरफेस टाइप बना लेता है। ठीक, आप देखे होंगे तो वो क्यों करता है, इससे क्या है लगेज का प्रेशर उसके सर पे कम पड़े। लगेज का जो कांटेक्ट है एरिया ऑफ सरफेस वो ज़्यादा हो गया। जब एरिया ज़्यादा हो गया कांटेक्ट का तो प्रेशर कम हो गया तो आसानी से वो जो है लगेज को मूव करा सकता है। बच्चे जब बैग ले आते हैं हम लोग कंधे पे तो उसका जो स्ट्रिप है वो काफ़ी वाइड होता है। क्यों होता है वाइड, अगर स्ट्रिप पतला होता तो उसका स्ट्रिप का अपनी बॉडी के साथ जो कांटेक्ट एरिया है वो लेस होता। जब एरिया लेस होता तो उस बैग का बॉडी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता। ठीक, तो फिर प्रॉब्लम देता। इसीलिए जब बैग बनाते हैं तो जो बैग टांगने वाला पोर्शन जो होता है उसका जो स्ट्रैप है स्ट्रिप उसको बढ़ा दिया, चौड़ा किया जाता है। ठीक है ना। आप देखिए जब चाकू से आप कोई चीज़ काटते हैं तो जो काटने वाला सरफेस है जहाँ से बॉडी काटना है जो कांटेक्ट है वो एरिया काफ़ी लेस होता है। इससे क्या होता है, जब एरिया लेस होता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और ये क्या, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर उस पर अप्लाई होगा। जब दीवार में कील गाड़ते हैं जितनी तेज़ी से हैमर से मारेंगे उतना तेज़ी से अंदर जाता है। ये सिंपल आप देखे होंगे। ठीक, इसी में एक ये तो हो गया प्रेशर एरिया के बारे में, इतनी सारी बातें हैं। ठीक है ना, ये बातें याद हैं तो आपको थ्रस्ट और प्रेशर बेटर तरीके से समझ में आएगा। थ्रस्ट और प्रेशर में अंतर क्या, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, कहा गया है कि थ्रस्ट इज़ द कॉज, प्रेशर इज़ द इफेक्ट। ठीक, यानी थ्रस्ट वो कारण है जिसके कारण प्रेशर आता है। ठीक है, लेकिन दोनों में अगर आम भाषा में अंतर देखें तो थ्रस्ट इज़ कंसिडर ओवर द होल एरिया। ठीक, बट व्हेन वी कंसिडर स्पेसिफिक एरिया वी कॉल देयर प्रेशर। ठीक, स्पेसिफिक एरिया में जब थ्रस्ट को अप्लाई करते हैं तो प्रेशर की बात करते हैं, जब होल एरिया ऑफ बॉडी देखते हैं तो थ्रस्ट की बात करते हैं। ये दोनों में अंतर है। थ्रस्ट भी वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, थ्रस्ट जो है सेम फोर्स, 2-3 ऑब्जेक्ट अगर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, 2-4 तरह के ऑब्जेक्ट ले लिया, उनको अलग अलग सरफेस पे रख दिया। ठीक, और उन सब का वेट अगर सेम है तो उन चारों के लिए थ्रस्ट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन उन सब का शेप अगर डिफरेंट है तो फिर उनका प्रेशर अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि उन सब के लिए थ्रस्ट तो सेम हो गया
लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट शेप अलग होने के कारण अलग अलग हो गया, इसीलिए उनका प्रेशर बदल गया। तो हम कहते हैं कि जो प्रेशर है वो बॉडी के शेप पे भी डिपेंड करता है, बॉडी का शेप कैसा लिया आपने। ठीक है, ये थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में इतनी सारी बातें हुई। जब ये आप जान जाएंगे, इसको अच्छे समझ लेंगे, तो फिर आपको बुयांसी फोर्स जो है और अल्टरनेटिव प्रिंसिपल समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, इसके बाद एक टॉपिक देखते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी, इसको हम लोग सिंबल डेंसिटी के बहुत सारे लगते हैं, लेकिन फिजिक्स में जो स्टैंडर्ड सिंबल लगाते हैं वो ये लगाते हैं, इसको बोलते हैं रो। ये डेंसिटी के लगाते हैं, मैक्सिमम टाइम यही सिंबल लगता है डेंसिटी का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डेंसिटी के बारे में। देखिए, आपको पता है कि आपके यूनिवर्स में तरह तरह के ऑब्जेक्ट हैं, कुछ फ्लूइड हैं और कुछ सॉलिड हैं। फ्लूइड किसको बोलते हैं? जिसमें फ्लो होता है। तो फ्लूइड की जब बात करते हैं उसमें लिक्विड और गैस आता है। जो फ्लूइड होता है ऑब्जेक्ट हैविंग फ्लो इन नेचर, जिनमें फ्लो का नेचर होता है उनको फ्लूइड बोलते हैं। और इसमें केवल लिक्विड एंड गैस आता है, बस लिक्विड और गैस आता है फ्लूइड में। ठीक है, तो तरह तरह के ऑब्जेक्ट हैं, है ना। अब डेंसिटी की बात करते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, अगर हम सॉलिड की अपेक्षा डेंसिटी देखते हैं, हाँ, जैसे आप काउंटिंग सॉलिड हम कह लें, जैसे आप सुनते होंगे जनसंख्या घनत्व का नाम सुना होगा आपने, हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उसको कैसे कहते हैं लोग? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं कभी कभी लोग कि 112 पर किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा बोलते हैं। ठीक, और आपको पता है किसी भी यूनिट पे जब स्क्वायर लगता है तो किसकी बात करता है? एरिया की बात करता है। ठीक है, लेकिन जब हम ह्यूमिडिटी की देखते हैं, ह्यूमिडिटी को हम जो मेजरमेंट करते हैं तो डेंसिटी के रूप में देखते हैं। हाँ, तो जब लिक्विड की बात करें तो क्या बोलते हैं? 100, यहाँ पे पीपल 100 kg पर मीटर क्यूब, और क्यूब किसको बताता है? वॉल्यूम बताता है। जब सॉलिड की बात करते हैं तो डेंसिटी हम लोग एरिया के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉलिड में हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, और जब लिक्विड या फ्लूइड की बात करते हैं तो उस समय डेंसिटी हम लोग वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ और ब्रेथ तो हम देख सकते हैं पर उनकी हाइट डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है फ्लूइड और लिक्विड जो है शेप कंफर्म नहीं होता, वो जिस भी ऑब्जेक्ट में डाले जाते हैं उसी का शेप कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इनके हाइट को मेजरमेंट हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इनका डेंसिटी हम वॉल्यूम में देखते हैं, और सॉलिड की डेंसिटी जब क्वांटिटी में आती है तो हम एरिया के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी होता क्या है। आपको एक सिनेरियो देते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और आपकी आंखें इस पोजीशन में आ गई कि इस ऑब्जेक्ट के भीतर पड़े पार्टिकल्स को आप देख पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम वॉल्यूम ले रहे हैं, मान लीजिए पूरा स्पेस लिया हमने, तो ये जो क्वांटिटी है ये हाइट के रेस्पेक्ट में भी दिखी होगी, लेंथ और ब्रेथ में भी, तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा यहाँ। इसको काउंट किया आपने तो मान लीजिए आपके पास 100 पार्टिकल्स हैं, और आपको पता है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी ऑब्जेक्ट क्या बताते हैं? उसके मास को बताते हैं। तो इसका मास हम 100 kg लिया, और कितने वॉल्यूम में? मान लीजिए आपने जो है 10 वॉल्यूम में लिया, 10 मीटर क्यूब में, तो यानी 10 kg पर मीटर क्यूब। तो 10 kg पर मीटर क्यूब क्या बोलता है कि 10 मीटर क्यूब में इतने पार्टिकल हैं, तो 1 मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल। तो डेंसिटी जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है कि उसके यूनिट वॉल्यूम में यूनिट स्पेस में कितने पार्टिकल या कितना मास अवेलेबल है। ठीक, जितना ज़्यादा मास, इतना ज़्यादा पार्टिकल उसकी यूनिट वॉल्यूम में अवेलेबल होगा, हम क्या कहेंगे? उसकी डेंसिटी बोलेंगे उसको। ठीक, तो डेंसिटी उतना ही होगा।
डेंसिटी जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की बताती क्या है, उसकी हैवीनेस के बारे में या लाइटनेस के बारे में, ठीक है ना। डेंसिटी हमेशा जो बताती है, हाँ, इट टेल्स हैवीनेस या फिर लाइटनेस। तो जब भी हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के हैवीनेस यानी भारीपन को या फिर लाइटनेस यानी हल्केपन को देखना चाहते हैं, ठीक। तो जब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट भारी है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, हम उसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है ना, मास चेंज नहीं होता, तो बदलेगा क्या डेंसिटी में, वॉल्यूम ही चेंज होगा, स्पेस चेंज होगा, ठीक। तो यूनिट स्पेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है या अमाउंट ऑफ मास कितना है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बोलते हैं। और डेंसिटी मेजरमेंट क्या करता है, हैवीनेस या लाइटनेस को मेजर करता है, ठीक है। तो डेंसिटी का जो डेफिनेशन है, तो दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। चूँकि यहाँ पे हम फ्लूइड की बात करेंगे, ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में ऑब्जेक्ट का कितना मास अवेलेबल है, उस मास को ही क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। तो डेंसिटी एक्चुअली गया कहाँ पे, मास पे गया, लेकिन मास स्पेसिफाई किया गया उस स्पेस में, ठीक। आप इस डेफिनेशन को 2-3 बार बोलेंगे तो आपको मान लीजिए डेंसिटी बता क्या रहा है, मास को बता रहा है। तो क्या पूरे ऑब्जेक्ट के मास को नहीं, स्पेसिफिक स्पेस में कितना मास है उसको डेंसिटी बताया जा रहा है, और वहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट की हैवीनेस या लाइटनेस देखते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी जो रो होता है वो होता है m मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास को अगर हम m से दिखाएं और वॉल्यूम को v से, तो ये हो जाएगा, ठीक, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा ये डेंसिटी। अब इसका यूनिट के बारे में देख लें। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो ये क्या होगा, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो SI यूनिट ऑफ मास अपॉन SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक। तो SI यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम होता है, और SI यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या बन गया ये फिर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर किलोग्राम डैश मीटर क्यूब, ये हो गया SI यूनिट ऑफ डेंसिटी यानी रो। डेंसिटी का सिंबल फिजिक्स में जनरली रो से लिखा जाता है। ये होगा हमारा डेंसिटी का SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट ऑफ रो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये डेंसिटी होगा। और डेंसिटी क्या हमने बोला, हैवियर और लाइटनेस को मेजरमेंट करता है ये, ठीक। अगला टॉपिक अगली वीडियो।